right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन के बारे में, प्रांतीय राज्यों के बारे में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है प्रांतीय राज्य। ठीक है, ये प्रांतीय राज्य वह प्रांतीय राज्य थे जिन्होंने क्या किया था कि दिल्ली सल्तनत से अलग होकर एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहे अपने इतिहास में। ठीक है, तो इनमें हम बात करेंगे कश्मीर की, मेवाड़ की, विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, इसके अलावा जो भी उसमें आएंगे बहमनी साम्राज्य, तो उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, प्रांतीय शासन में हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर कश्मीर के बारे में। ठीक है, कश्मीर से बहुत प्रश्न आते हैं, कश्मीर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में सर्वप्रथम हिंदू राज्य की स्थापना जब हुई थी तो 1301 ईस्वी में सुहादेव नामक एक व्यक्ति था जिसने हिंदू राज्य की स्थापना करी। कहाँ पर? कश्मीर में। सुहादेव के समय में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो शरणार्थी थे, जो आए थे, ठीक है, कश्मीर में रहने के लिए। उनमें से एक था रिंचन। रिंचन जो था तिब्बत से आया हुआ एक शरणार्थी था। ठीक है, यह बहुत महत्वाकांक्षी था। इसने सुहादेव से कश्मीर को सन 1320 ईस्वी में छीन लिया। 1320 में इसने सुहादेव से कश्मीर छीना और उसके बाद रिंचन ने यहाँ पर शासन किया। रिंचन का भाई था उदयनदेव। ठीक है, तो रिंचन के साथ ही एक व्यक्ति और आया था, मुस्लिम था, शाहमीर, जिसे रिंचन ने अपने वहाँ पर क्या रखा था, अपने बच्चों, अपने पत्नी, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा के लिए रखा था। ठीक है, तो उदयनदेव जो था रिंचन का भाई, तो यहाँ पर कहते हैं कि उदयनदेव की जब मृत्यु हुई 1339 ईस्वी में, उसके बाद शाहमीर ने कश्मीर का साम्राज्य अपने अधिकार में कर लिया और शाहमीर वंश की स्थापना की, जो कश्मीर का पहला मुस्लिम वंश था, शाहमीर वंश। और शाहमीर प्रथम मुस्लिम शासक रहा था। 1339 में इसने गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये थोड़ा सा कश्मीर का इतिहास है। अब यहाँ पर हम सारे राजाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो हैं आपके दो महत्वपूर्ण राजा, एक है सिकंदर कश्मीर का, एक है जैनुल आब्दीनी। ठीक है, ये दोनों पूछे जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। ठीक है, इनके कार्य एक दूसरे अपोजिट थे। तो पहले हम बात करते हैं सिकंदर के बारे में। ठीक है, तो सिकंदर की हम बात करें अगर, 1389 में गद्दी पर बैठता है सिकंदर, 1413 तक। सिकंदर जो था बहुत ही ज़्यादा धर्मांध था, यानी कि असहिष्णु था। इसने हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत परेशान किया। इसने हिंदुओं के सभी मंदिरों, उसके अंदर की मूर्तियों को तोड़ दिया। जो सोने चांदी की मूर्तियां थी उनको गलाकर उनकी असरफियाँ बनाई, सिक्के चलाए। इसीलिए इसे बुतशिकन कहते हैं, मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला कहते हैं, बुतशिकन। इनने मतलब हिंदुओं को बहुत ज़्यादा इसने परेशान किया था। इसके समय में तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत में। ठीक है, कश्मीर में भी इसका आक्रमण हुआ था तैमूर का। तो कहते हैं कि तैमूर से आक्रमण से इसने बचाया था कश्मीर को। तो हिंदुओं पर इसने जजिया कर लगाया कश्मीर में। ठीक है, जजिया कर लगाया इसने। इसके अलावा हिंदुओं के माथे पर चंदन लगाना प्रतिबंधित कर दिया इसने, क्योंकि हिंदू बहुत धर्मांध था, धर्म से अंधा था ये बिल्कुल। ठीक है, अपने धर्म को मानता था और किसी को नहीं मानता था। इसने सारे मंदिर तोड़ दिए थे। इसके अलावा इसने कश्मीर में सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत इसने एक पॉजिटिव वे में नहीं किया बल्कि नेगेटिव वे में किया, यानी कि क्योंकि सती प्रथा हिंदुओं से जुड़ी हुई थी, हिंदुओं की एक धार्मिक आस्था थी उसमें, इसलिए हिंदुओं को परेशान करने के लिए, उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए इसने सती प्रथा का अंत किया था। इसलिए नहीं किया था कि पॉजिटिव वे में कि ये रोकना चाह रहा था किसी को मरने से, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया इसने। ठीक है, इस प्रकार से कई कार्य इसने किए। ठीक है, इसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था सुहा भट्ट, जो एक हिंदू था, जिसने बाद में अपने आप को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। उसी के कारण, ठीक है, उसी के कारण वो जिसका परामर्शदाता था, उसी ने धार्मिक कट्टरता इसमें फैलाई। मतलब उसने
कहते हैं कि इसका जो प्रधानमंत्री था सुहाबर्ट, जो पहले एक ब्राह्मण था, उस व्यक्ति ने ही इसकी जो कट्टरता थी उसको बढ़ाया, यानी कि हिंदुओं के प्रति अत्याचार जितने भी करवाए वो सारे के सारे इसके प्रधानमंत्री द्वारा कराए गए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं, अगला जो है जो इम्पोर्टेंट है वह है जैनुल आबदीनी। बहुत इम्पोर्टेंट शासक है, आपको प्रश्न यहीं से मिलेंगे, सारे कश्मीर के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। जैनुल आबदीनी 1420 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब सिकंदर एक 13 में बैठा, 13 तक बैठा था, 1413 तक, तो बीच में और भी आए, उनका वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैनुल आबदीन जब गद्दी पर बैठा, यह कश्मीर का महानतम शासकों में से एक है। इसको महान नरेश यानी कि बुदशाह कहा जाता है। बुदशाह इसको इसलिए कहते हैं, बादशाह बुदशाह, इसको महान नरेश कहते हैं। कश्मीर का अकबर इसको कहते हैं, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी इसको कहते हैं। अकबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी उदार नीति के कारण, मतलब इसने हिंदुओं के प्रति बहुत उदार नीति अपनाई, सहिष्णु था, दोनों धर्मों को बराबर मानता था। ठीक है। अलाउद्दीन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसकी बाजार नीतियाँ, जो कश्मीर में बाजार नीतियाँ इसने लागू कराई थी अलाउद्दीन वाली ही, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कराई। अब गौ हत्या पर इसने प्रतिबंध लगाया। देखो पहले काम इसने ये किया, तो इसलिए इसको अकबर के बराबर सहिष्णु माना जाता है। ठीक है, जजिया कर इसने समाप्त किया। भारत में जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक है। जजिया कर इसने समाप्त कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल भी सिकंदर का उल्टा था। इसके अलावा हिंदुओं पर अंत्येष्टि कर जो लगाया था सिकंदर द्वारा, जलाने पर, हिंदुओं के मरने के बाद उनको जलाने पर टैक्स दिया जाता था, वो समाप्त किया इसने। जजिया कर वापस ले लिया इसने। तो जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला राजा कौन है? जैनुल आबदीनी। अगर हम कहें तो अभी तक का हमने पढ़ा, जजिया सब ने आरोपित किया, किसी ने हटाया नहीं है। आप खुद सोचिए, जजिया अभी तक हमने पढ़ा, मुस्लिम शासकों ने सब ने जजिया लगाया है, हटाया नहीं है। ये पहला ऐसा शासक जिसने जजिया हटाया। ठीक है, भले इसने कश्मीर में हटाया। तो कश्मीर के पंडितों पर इसने जजिया कर हटा दिया। सती प्रथा को उसने पुनः प्रारंभ करा दिया। अब ये जो सती प्रथा इसने प्रारंभ कराई पुनः, ये इसने पॉजिटिव वे में कराई थी, क्योंकि ये चाहता था कि हिंदुओं के प्रति उदारता थी इसकी। हिंदुओं के जितने भी कार्यक्रम हैं, कितने भी धार्मिक कार्य हैं, उस पर कोई भी प्रतिबंध न लगाया जाए, चाहे वो सती प्रथा ही क्यों ना हो। तो इसने सती प्रथा को, इसके बाद ठीक है, इसने महाभारत का और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद भी करवाया। इसने वूलर झील में जैनालंका नामक एक कृत्रिम द्वीप बनाया। वूलर झील, ठीक है, कश्मीर में है जो। और कुतुब नाम से कविताएं यह लिखा करता था। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ा लिखा था, मतलब बहुत ज़्यादा एक कहें तो विद्वानों का आश्रय दाता भी था। विद्वानों को बहुतों को आश्रय इसने दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जैनुल आबदीनी जो है कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है, क्योंकि उसकी उदार नीति के कारण। ठीक है, तो जैनुल आबदीनी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कश्मीर से ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह जैनुल आबदीनी के ही पूछे जाते हैं। आप ज़्यादा कहोगे तो जैनुल आबदीनी ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाद में सन 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया और कश्मीर की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। यानी कि स्वतंत्र शासन की तरह जो कार्य कर रहा था, स्वतंत्र राज्य जो था उस समय से कश्मीर, तो इसलिए कश्मीर की जो स्वतंत्रता थी वो अकबर ने समाप्त करके कश्मीर को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजपूतों की, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है मेवाड़ का। ठीक है, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। ठीक, चलिए, तो जो मेवाड़ है, मेवाड़ में इसकी राजधानी चित्तौड़, तो चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना हम्मीर ने की थी। हम्मीर देव ने चित्तौड़ में क्या की थी? सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश के ही थे राणा कुंभा। ठीक है, तो इसी वंश के चल रहे हैं, सिसोदिया वंश के ही थे सब के सब। ठीक है, तो सिसोदिया वंश का हम्मीर ने स्थापना की थी 1318 ईस्वी में, और वह गद्दी पर बैठा था। और इसके बाद बहुत से इनके राजा हुए थे, मोकल हुआ। उन्हीं में से एक है राणा कुंभा, यानी कि राणा कुंभकर्ण। इसको कुंभकर्ण इनका नाम था, जो 1433 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 67 ईस्वी में गद्दी पर से उतरते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु होती है। अब देखते हैं उनका क्या था। तो मोकल इनके पिताजी का नाम था। उनके बाद गद्दी पर बैठे थे राणा कुंभा, तो उनका वास्तविक नाम क्या था? कुंभकर्ण था। यह मध्य भारत में मेवाड़ को शीर्ष स्थान में पहुंचाने वाले राजा थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब इनके कुछ हम बात कि इनके समय की जो हम महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ते हैं। 1437 ईस्वी में राणा कुंभा
और महमूद खिलजी जो थे, इनके बीच एक युद्ध हुआ 1437 ईस्वी में। ठीक है, इनके बीच में एक युद्ध होता है। महमूद खिलजी जो था वह मालवा का शासक था और इनके बीच में 1437 में युद्ध होता है राणा कुंभा और महमूद के बीच में। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, हालांकि दोनों ने अपने आप को विजेत घोषित किया। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में चित्तौड़ में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। ठीक है, कीर्ति स्तंभ की स्थापना की और कीर्ति स्तंभ को हम कुछ और नामों से भी यहाँ पर जानेंगे। एक नाम उसका है, उसको कहते हैं हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, या विष्णु स्तंभ भी उसको कहते हैं। विष्णु स्तंभ इसलिए कहते हैं कि पहला जो मंजिल है, 9 मंजिला है वैसे ये। ठीक है, पहला मंजिल में विष्णु का मंदिर है। ठीक है, तो इसको हम इसलिए भी कहते हैं, विष्णु प्रतीक के रूप में इसको विष्णु स्तंभ भी कह देते हैं। 122 फीट इसकी ऊंचाई है लगभग कीर्ति स्तंभ की। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना बहुत बार पूछा गया। ये एक पैट क्वेश्चन है, आपको हर पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ में विजय स्तंभ की स्थापना की और वहाँ मालवा में महमूद खिलजी ने भी एक स्तंभ का निर्माण कराया था 10 मंजिला। ठीक है, उसने भी अपने वहाँ एक स्तंभ का निर्माण किया। मतलब दोनों लोगों ने अपने आप को विजेत घोषित किया था, इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि राणा कुंभा के हाथों महमूद खिलजी पराजित हुआ था। ठीक है, और उसने दोबारा यहाँ पर 1442 में फिर कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था, किंतु उसमें भी उसको कोई सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, राणा कुंभा ने गीत गोविंद और रसक प्रिया नामक जो किताबें हैं उन पर टीका लिखा था। मतलब गीत गोविंद पर एक टीका लिखा था जिसका नाम था रसिक प्रिया। ठीक है, इसके बाद अगला जो राजा आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेवाड़ का, ठीक है, वह है राणा सांगा। राणा सांगा 508 से 1508 ईस्वी से 28 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। इनका नाम था संग्राम सिंह, राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। यह भी बाबर के समकालीन थे। ठीक है, और सबसे प्रतापी शासक थे कहाँ के? मेवाड़ के। ठीक है, उस समय मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है, तो राणा सांगा का जो है बाबर ने अपनी जो किताब लिखी है उसमें मेवाड़ जो 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। एक तो मैंने आपको एक तो है आपका मेवाड़ और एक हिंदू राज्य है आपका दक्षिण में जो विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो उसमें से यह भी बहुत प्रतापी शासक थे, इसलिए बाबर ने अपनी किताब में इनका क्या किया है, वर्णन किया था। बाबर के समकालीन थे। ठीक है, रायमल इनके पिताजी का नाम था। रायमल के बाद ठीक है उनके पुत्र थे। सन 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध होता है। बहुत पूछा आता है ये। ठीक है, आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा। खतौली का युद्ध है। खतौली का युद्ध जो होता है तो ये खतौली का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है कई बार। तो खतौली का युद्ध हुआ 1517 ईस्वी में। ठीक है, और यह जो खतौली का युद्ध हुआ था यह हुआ था आपका इब्राहिम लोदी के साथ। दिल्ली सल्तनत का राजा इब्राहिम लोदी, उसके साथ राणा सांगा का युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। कहते हैं कि इब्राहिम लोदी ने 2 बार लगातार यहाँ पर हमला किया था, 17 और 18 में। दोनों बार में इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और राणा सांगा की हार हुई। ठीक है, कहते हैं कि हारने के बाद सन 1528 ईस्वी में, 1 साल बाद, जब राणा सांगा हार गए थे बाबर से, तो 1528 ईस्वी में यानी कि 1 साल बाद उन्हीं के सरदारों ने उनको जहर दे दिया था, जहर दे के मरवा दिया था क्योंकि वह हार के आए थे। ठीक है, तो राणा सांगा बाबर का जो युद्ध होता है खानवा का, हम इसको बाबर के उसमें पढ़ेंगे। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। मतलब सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है राणा सांगा को। ठीक है, तो एक बहुत प्रतापी राजा थे। ठीक है, तो हमारे इतिहास के रिलेटेड यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, इतना मतलब ज़्यादा डीपली नहीं है, तो इतना काफ़ी इनके बारे में है जो जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। अगला जो स्वतंत्र प्रांतीय प्रशासन है, यानी कि अगला जो स्वतंत्र राज्य है जिसका बहुत बड़ा नाम है वह है विजयनगर साम्राज्य। तो इसके भी हम जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। सभी राजाओं के बारे में हमें पढ़ना नहीं है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, सन 1336 ईस्वी में की गई। इसका शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। ठीक है,
तो विजयनगर साम्राज्य का अर्थ है जीत का शहर यानी कि विजय का नगर। संगम जो थे उनके दो पुत्र थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, अब हरिहर और जो बुक्का थे इनको 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, का जो भाई था बहाउद्दीन गुरसब, कर्नाटक में एक जगह था सागर नामक स्थान, उसने यहाँ पर विद्रोह किया था। ठीक है, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में उस विद्रोह को दबाने के लिए गया तो उसी समय वह हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया था। ठीक है, और वहाँ पर कहते हैं कि इन दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म कबूल किया था। हालांकि बाद में इनको दक्षिण भारत भेज दिया गया। जब दक्षिण भारत में कुछ विद्रोह हुए तो इन दोनों भाइयों को विजयनगर दक्षिण भारत भेज दिया गया। लेकिन बाद में आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के इसमें सारे जो प्रांतीय शासन थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था। दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ जिसको दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक गया भी था। बाद में प्लेग की महामारी फैल गई तो उसको भाग के आना पड़ा। उसने फिर दिल्ली से पुनः दौलताबाद से पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। तो ये सब कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हरिहर और बुक्का भाइयों को जो दक्षिण भारत में भेजा था तो हरिहर और बुक्का ने वहाँ पर स्थिति का लाभ उठाकर एक नए राजवंश की स्थापना की जिसको कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का ने बाद में अपने आप को हिंदू धर्म में परिवर्तित किया। तो तत्कालीन सबसे बड़ा हिंदू राज्य था ये। तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा हिंदू राज्य, मध्यकालीन भारत का अगर कहें तो सबसे बड़ा हिंदू राज्य माना जाता है कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। एकमात्र हिंदू राज्य था उस समय, उस टाइम का। तो यहाँ पर इसमें चार वंशों ने शासन किया। एक था संगम वंश, एक था सालू वंश, एक था तुलुव वंश, एक था आरवडी वंश जो अंतिम वंश से बढ़ता है। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का नामक जो व्यक्ति थे जो यहाँ के संस्थापक हैं, इन्होंने बारी बारी से यहाँ पर शासन भी किया। इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य और भास्कराय सायण। तो भास्करा जो थे सायण, ये इनके गुरु थे और इन्हीं से शिक्षा लेकर इन्होंने पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार किया और एक नए राज्य की स्थापना की जिसको विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। विजयनगर के ध्वंसावशेष आज हम्पी नामक जगह पर आज भी मिल जाएंगे देखने के लिए। तो हम्पी नामक जगह पर क्या है, कर्नाटक में है हम्पी शहर, और उस हम्पी शहर में आज है विजयनगर के ध्वंसावशेष यानी विजयनगर के अवशेष। कई बार क्वेश्चन आता है विजयनगर के अवशेष किस शहर में स्थित है, तो वह कौन सा है? हम्पी नामक शहर है कर्नाटक का, और वहाँ आज भी विजयनगर के अवशेष हैं। तो विजयनगर की राष्ट्रीय मुद्रा वराह थी। ठीक है, स्वर्ण सिक्का था वराह, सबसे बड़ा सिक्का, और यही उस समय की राष्ट्रीय मुद्रा हुआ करती। ठीक है, तो हम यहाँ के क्रमशः बारी बारी से आगे कुछ हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ के वंश के बारे में पढ़ेंगे और उन वंश से हम आगे बढ़ेंगे और उन वंश में जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ज़्यादा हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम संगम वंश से। संगम वंश यानी कि अपने पिता के नाम पर हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने इस वंश की स्थापना की। ठीक है, यह सबसे प्रथम राजवंश था विजयनगर साम्राज्य का। ठीक, तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजा हरिहर प्रथम ही बना। वही हरिहर और बुक्का तो 1336 में गद्दी पर बैठा था 1356 तक, और पहली राजधानी एनेगोंडी जो उसने बनाई थी, बाद में उसने विजयनगर को दूसरी राजधानी बनाई। तो एनेगोंडी पहली राजधानी थी। तो संगम वंश का प्रथम शासक है। विजयनगर को राजधानी इसने सबसे पहले बनाया था सबसे पहले। ठीक है, तो इसने होयसल साम्राज्य को, जो दक्षिण भारत में साम्राज्य था होयसल, हमने पढ़ा था, उसको अपने राज्य में मिलाया युद्ध करके, और इसी ने ही सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य को, राज्य को देश में, स्थल में और नाडुओं में विभक्त किया था। ठीक है, मतलब इसने अपनी जो राज्य व्यवस्था थी उसको क्या बदला, देश में, स्थल में और नाडुओं में इसने बदल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य जो उस समय था, इसका साथ साथ चल रहा था बहमनी साम्राज्य। ठीक है, वह बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हमेशा युद्ध होते रहे, और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के जो बीच का युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो रहा कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक का जो बीच का क्षेत्र था, जो हम कहते हैं कृष्णा कावेरी नदी का दोआब क्षेत्र, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उस समय फसल होती थी। इस फसल के लिए, इस जगह के लिए हमेशा विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभिक राजाओं और बहमनी साम्राज्य के राजाओं के बीच में हमेशा युद्ध होते रहे, हमेशा। ठीक है, इसके बाद गद्दी पर बैठता है बुक्का प्रथम।
बुक्का प्रथम 1356 में 1370 ईस्वी में बैठा, वही हरिहर और बुक्का जो हरिहर का भाई था। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। अब दक्षिण भारत का जो हम ये पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, तो दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि उपाधियां ज़्यादा पूछ दी जाती है कि किसके समय में कौन सी उपाधियां धारण की गई थी। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ कि रायचूर दोआब था, ठीक है, कृष्णा नदी के दक्षिण के पास, कृष्णा नदी तुंगभद्रा के बीच में दोआब है, इसको हम रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं। उस रायचूर दोआब में किला होता था मुदगल का किला। इस किले को जीतने के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि दोनों दोआब के लिए युद्ध हो रहे हैं। इस किले को जीतने के लिए दोनों में युद्ध हुआ, किसमें, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों पक्षों की तरफ से पहली बार दक्षिण भारत में सर्वप्रथम क्या हुआ, बारूद का प्रयोग हुआ। दक्षिण भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग इसी समय हुआ था। हालांकि अगर हम बात करें भारत में भी, तो बारूद का प्रयोग अभी नहीं हुआ है फिलहाल, ठीक है। सबसे पहले बाबर लाएगा बंदूक और तोप, बाबर लाया था, ठीक है। तो बंदूकों का सबसे पहले प्रयोग बाबर ने ही किया था। तो यहाँ पर बारूद का प्रयोग हुआ सबसे पहले कहाँ पर, रायचूर दोआब में मुदगल का किला जीतने के लिए विजयनगर साम्राज्य का राजा बुक्का प्रथम था, और वहाँ पर क्या था आपका दूसरा बहमनी साम्राज्य। तो दोनों पक्षों की तरफ से पहली बार क्या हुआ था, मुदगल के किले का जो युद्ध हुआ था उसी में बारूद का प्रयोग हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर जो गंगा देवी थी, इसका एक पुत्र था इसने क्या कहता है अपने पुत्र को उस समय मदुरा जो है वहाँ पर उसको जीतने के लिए भेजा था। कहते हैं कि मदुरा विजयी हुई थी, बुक्का प्रथम की एक महान विजय थी मदुरा विजय। तो उसकी बेटे की पत्नी थी जिसका नाम था गंगा देवी। तो इन्होंने अपने पति द्वारा मदुरा विजय, ठीक है, क्या जो वर्णन किया है वह किताब है मदुरा विजयन नाम की किताब लिखी है इन्होंने, और अपने पति के विजयों का वर्णन इसमें किया। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी महिला जिसने अपने पति के विजयों का वर्णन किया था, तो वह गंगा देवी, और जो संबंधित है बुक्का प्रथम के साम्राज्य से। ठीक है, ये समझ में आया। और इसने क्या कहता है हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया इसने, इसलिए इसको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की स्थापना इसने धारण इसलिए की थी क्योंकि इसने हिंदू धर्म को टूटने से बचाया। क्योंकि दक्षिण में उस समय जितने भी धर्म थे मैक्सिमम मुस्लिम धर्म थे, ठीक है। बहमनी साम्राज्य मुस्लिम था, ठीक है, गोलकुंडा, बीदर, बराड़ सब मुस्लिम राज्य थे उस समय, ठीक है। तो मैक्सिमम मुस्लिम राज्य थे दक्षिण में, तो हिंदुओं का राज्य उस समय जो था यहाँ पर उसको बचाने के लिए इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका देवराय सेकंड। हरिहर द्वितीय भी आया हालांकि उसके बीच में, ठीक है। तो हम देवराय प्रथम भी आया। देवराय प्रथम जो बैठा था यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, 1406 ईस्वी से लेके 22 तक इस पर गद्दी पर बैठा। इसके समय का एक युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार की बेटी का युद्ध हुआ, ठीक है। तो सोनार की बेटी का युद्ध इसको बोलते हैं क्योंकि सोनार की बेटी जो थी बहुत सुंदर थी, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, वहाँ पर थी। तो इसका जो मतलब शादी करने का इसने प्रस्ताव दिया था, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा ने नहीं माना, तो जिस वजह से इनके बीच में युद्ध होता है। उल्टा देवराय प्रथम हार गया और उसने अपनी बेटी की शादी वहाँ के राजा से करनी पड़ी उसको, ठीक है। फिरोज शाह से मतलब जो वहाँ पर था उनसे अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी। कहाँ है उनकी बेटी से शादी करना चाहते हो, तो ये सोनार की बेटी का युद्ध कहते हैं इसको, फेमस है दक्षिण भारत में। तो ये देवराय प्रथम के हुआ था, हम देवराय द्वितीय पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक ही इंपॉर्टेंट है उसमें, ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। देवराय द्वितीय 1422 में गद्दी पर बैठा 46 तक। इसने एक उपाय धारण की थी जिसको बोलते हैं गजबेटकर, ठीक है। गजबेटकर की उपाय धारण की थी जिसको बोलते हैं हाथियों का शिकारी, ठीक है। इसके अलावा इसको इम्माडी देवराय भी कहते हैं, इम्माडी देवराय भी इसको कहा जाता है। इसने सर्वप्रथम मुस्लिम सैनिकों को भर्ती करा अपने विजयनगर साम्राज्य में, और महानाटक सुधानिधि व ब्रह्मसूत्र पर इसने टीका भी लिखा था, ठीक है। तो इसने उस समय अपने वहाँ पर तुर्की धर्मधारियों मतलब तुर्किस्तान के धर्मधारियों को अपने वहाँ पर भर्ती किया, मुस्लिम सैनिकों को अपने वहाँ भर्ती किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगला जो है वह है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन से क्वेश्चन आता है कि प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो यह है मल्लिकार्जुन।
मोहयान नामक चीनी यात्री इसके समय में, मल्लिकार्जुन के समय में मोहयान के चीनी यात्री समुद्री यात्रा करके विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, तो इसकी मृत्यु 1465 में हुई। इसके बाद गद्दी पर बैठता है विरूपाक्ष। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये संगम वंश का अंतिम शासक था, बस यही इंपॉर्टेंट है इसके उसमें। ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक था ये। ठीक है, इसके बाद सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की। हम बात करेंगे सालू वंश की। तो सालू नरसिंह ने क्या किया, राज सियासत पर अधिकार कर लिया, और राज सियासत पर अधिकार करने के बाद सालू वंश की स्थापना होती है। ठीक है, जो 1485 से 1505 तक चला। ठीक है, ये पूरा सालू वंश। सालू नरसिंह 1485 में गद्दी बैठा, 90 तक इसने इस वंश की स्थापना की, पूछा जाता है। सालू के बाद सेनापति नरसा नायक ने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। नरसा नायक जो था उसने क्या किया, सालू वंश के उसके सालू नरसिंह के बाद उसके जो उत्तराधिकारी आए टिम्मा व इम्माडी नरसिंह, तो इन दोनों अल्प आए थे, इसलिए इन्होंने नरसा नायक नाम का एक सेनापति था, इसने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। ठीक है, और इसके बाद सालू नरसिंह ने का बेटा हुआ वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने इम्माडी नरसिंह जो था, यानी कि सालू का वंशज जो था, सालू नरसिंह का जो वंशज था इम्माडी नरसिंह, उसको गद्दी से हटा दिया, यानी कि उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद एक नए राजवंश की स्थापना करी, जिसका नाम क्या था आपका, तुलु वंश। ठीक है, देखो पहला संगम, दूसरा सालू, ये आते हैं, ये याद रखना आप। ये कई बार आते हैं कि निम्न में से कौन, 4 वंश थे, चारों को मिलाने के लिए आ सकते हैं कई बार कि इनके संस्थापक कौन है। 4 वंश हैं ये, और ऑप्शन भी 4 ही होते हैं हमारे पास। तो इधर आपको संगम, सालू, तुलु, अराविडू दे देगा, और इधर दे देगा आपको 4 राजाओं के नाम जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। मिलाने के लिए बहुत ही बार पूछा आता है। ठीक है, तो वीर नरसिंह ने क्या किया, नए वंश की राजवंश की नींव डाली, वो हम पढ़ेंगे। अब देखो कौन से राजवंश है, वो आया तुलु वंश। तो तुलु का संस्थापक वीर नरसिंह था, मैंने आपको बताया, नरसा नायक का बेटा। तो तुलु वंश की स्थापना होती 1505 से 1570 तक यह चला। तुलु वंश में एक ही राजा इंपोर्टेंट है जो पूरा विजयनगर साम्राज्य का इकलौता सबसे महानतम शासक है, जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, वो है आपका कृष्णदेवराय। हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा तुलु राजवंश में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि कृष्णदेवराय किस वंश का था, तो तुलु वंश का था। बहुत बार प्रश्न पूछा आ चुका है। ठीक है, तो कृष्णदेवराय एकमात्र ऐसा राजा है जिसने विजयनगर साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा फैलाया। तो संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक है कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय के बारे में खुद बाबर ने बाबरनामा में उल्लेख किया है, और तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है उस समय का कृष्णदेवराय को, सबसे शक्तिशाली। तो मैंने आपको बताया 2 हिंदू राज्य थे, एक मेवाड़ जो राणा सांगा, और एक है आपका कृष्णदेवराय। मैं अभी पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, ये याद रखना। टोटल 5 मुस्लिम राज्य और 2 आपके हिंदू राज्य। अभी हम बाबरनामा मतलब बाबर को पढ़ेंगे, तब भी मैं आपको बता दूंगा, उनको सभी का नाम एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो कृष्णदेवराय यहाँ पर सबसे शक्तिशाली शासक, खुद बाबर कहता है कि तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है वो है आपका कृष्णदेवराय। इसका उपाधियाँ बहुत पूछी आती है। एक है आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और विष्णु चित्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बहुत पूछे आते हैं। ठीक है, ये इसकी उपाधियाँ थी। ठीक है, आंध्र भोज, आंध्र पितामह। 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, याद रखना है इसकी डेट को। ठीक है, 1509 में उसने कालीकट तथा मिस्र की संयुक्त सेना को विजय प्राप्त की। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, हम चल रहे हैं 1509 में गद्दी पर बैठा है, और 1509 में, और जबकि 1498 में यहाँ पर कौन आ गए हैं भाई, पुर्तगाली आ गए हैं, और पहला वास्को डी गामा भारत आ चुका है, और उसने यहाँ पर व्यापार शुरू कर दिया है पुर्तगालियों ने। तो ध्यान रखना कि ये लोग पुर्तगालियों के समय के हैं। कृष्णदेवराय जो हैं पुर्तगालियों के समय के हैं, डचों के समय के हैं। ठीक है, ये सब आपका आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो हम चौथा वंश भी पढ़ना ही है इनका, हम तो अभी तीसरा पढ़ रहा है, तुलु वंश चल रहा है। ठीक है, याद रखना। तो 1504 में इन्होंने क्या किया कि उस समय कालीकट को पता है जमोरिन यहाँ कर आया था, मिस्र यानी कि उस समय अरबों का यहाँ पर शासन था पूरा, किसमें,
भारत के जो समुद्र था हिंद महासागर में अरबों का अधिकार हुआ करता था। तो कालीकट में इसने कालीकट तथा मिस्र की संयुक्त सेना की नौसेना को विजयी प्राप्त की थी। ये बहुत बड़ी विजय थी इसकी, ठीक है। तो इन्होंने इसको हराया था। इसके बाद 1512 ईस्वी में एक युद्ध होता है, उदोनी का युद्ध। इसके अंदर यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया था। यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। आदिल शाह आपको हम बताएंगे, अभी यूसुफ आदिल शाह हम पढ़ेंगे जब आपका अहमदनगर, ठीक है, गोलकुंडा ये पढ़ेंगे, उसमें आएगा। यूसुफ आदिल शाह को इसने हराया था, ठीक है। इसके बाद इसने अपने आसपास के सभी उड़ीसा के गजपति राजाओं को हराया, ठीक है। उसके बाद मदुरा को इसने अपने जिला बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया। इसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में, जो ये युद्ध हुआ था 1512 में, अदोनी का युद्ध, ठीक है। तो इसने आसपास के जितने भी दक्षिण भारत का इसने मतलब अपना विस्तार पूरब से पश्चिम तक किया। क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना, ये आपका तमिलनाडु, ये पूरा ऐसे पूरब से पूर्व समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक इसका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने पूरा जीत लिया आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो कृष्णदेव राय ने आदिल शाह को पराजित किया, उनको मार दिया। कृष्णदेव राय ने नागलपुर तथा हॉस्पेट नामक नगर बसाए, ये पूछा जाता है। 2 नगर उसने बताए थे, कौन से? कृष्णदेव राय ने नागलपुर तथा हॉस्पेट नामक नगर बसाया था। अभी और इसके बारे में बहुत कुछ है। तो पुर्तगालियों और विजयनगर के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित कराया इसने। पुर्तगाली उस समय आ चुके थे, मैं आपको बता चुका हूँ, 1498 में आ गए। तो पुर्तगालियों के बीच में और विजयनगर के साम्राज्य के बीच दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, ठीक है। क्योंकि पुर्तगालियों के पास समुद्र का अधिकार था, बिना समुद्र जो था पूरा का पूरा पुर्तगालियों का अधिकार था। कोई भी अगर इस समुद्र में अपना जहाज पाँव भी रखे तो उसके लिए इसको टैक्स लेना पड़ता था, पुर्तगालियों की इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो इसलिए विजयनगर साम्राज्य को भी अपना सामान मंगाने के लिए और भेजने के लिए पुर्तगालियों की सहायता ज़रूरत थी। और पुर्तगालियों को भी उस समय तत्कालीन विजयनगर साम्राज्य की सहायता इसलिए प्राप्त करनी थी क्योंकि उनको अपना व्यापार यहाँ पर बढ़ाना था। तो इसलिए दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए, ठीक है। और पुर्तगाली उस समय कृष्णदेव राय से बिल्कुल नहीं उलझे। उनको पता था कि कृष्णदेव राय को हराना मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने कृष्णदेव राय के साथ एक क्या करा था, अच्छे संबंध बनाए थे। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो विजयनगर साम्राज्य में बहुत ज़्यादा वो आए हैं, मतलब विजयनगर साम्राज्य में जो यात्री होते हैं या यात्रा करने वाले होते हैं, विदेशी यात्री, वो बहुत आए हैं। तो उनका मैं एक लिस्ट यहाँ पर बनाऊंगा, लास्ट में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से वो आए हैं, ठीक है। तो एडवर्ड बारबोसा और डोमिगो पायस से बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कृष्णदेव राय के काल में आए थे, ठीक है। एडवर्ड बारबोसा और डोमिगो पायस क्या आए थे? दोनों कृष्णदेव राय के काल में भारत आए थे। आमुक्तमाल्या नामक किताब इसने लिखी है कृष्णदेव राय ने, बहुत ही पूछी जाती है। यह ग्रंथ की रचना की है और इनके जो गुरु थे व्यासराज थे, ठीक है। आमुक्तमाल्या जो थे प्रशासन पर संबंधित थे, शासन प्रशासन पर, ठीक है। इसके बाद इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। बहुत ही पेट क्वेश्चन है भाई, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? बहुत बार पूछा जाता है। अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज 2 हैं, याद रखना। प्रधान अगर आ जाएगा तो ये है शिवाजी, दिग्गज आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। तो अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज ये दोनों याद रखना, दोनों बहुत कंफ्यूज होता है। अष्टप्रधान शिवाजी के थे, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के थे। कृष्णदेव राय ने जामवंती कल्याणम एक किताब लिखी है और उषा परिणय की भी रचना की है। जामवंती कल्याणम, उषा परिणय की रचना भी कृष्णदेव राय ने की। इन्होंने हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। पांडुरंग महामात्य इन्हीं का एक कवि था अष्टदिग्गज में से, जिसने तेनालीरामा एक इनका कवि था जिसने पांडुरंग महामात्य की रचना की है। पांडुरंग महामात्य नाम की एक किताब है, एक ग्रंथ है जिसको बहुत ही प्रसिद्धि मिली है, वह तेनालीरामा ने लिखी। तेनालीरामा जो था वो इन्हीं का 8वां कवि था, यानी कि 8 दिग्गजों से एक कवि था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णदेव राय तत्कालीन समय के सर्वाधिक क्या थे? शक्तिशाली शासकों में से एक थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद सदाशिव राय गद्दी पर बैठता है। अच्युत राय भी गद्दी पर बैठे, लेकिन सदाशिव राय गद्दी पर बैठेंगे। सदाशिव राय क्यों इंपॉर्टेंट है? सदाशिव राय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय में तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो अच्युत राय जो थे, अच्युत देव जो थे, तो कृष्णदेव राय ने अच्युत देव को ही अपना क्या बनाया था? उत्तराधिकारी बनाया था। अच्युत देव के समय में एक व्यक्ति था राम राय,
उसने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि उसने अच्युतदेव राय को भी क्या कर लिया, कैद कर लिया था। हालांकि अच्युतदेव राय यहाँ से भागने में सफल रहे। तो इसके बाद सदाशिव राय गद्दी पर बैठते हैं 1542 में। 1542 में गद्दी पर बैठते हैं। तो वास्तविक शक्ति जो थी उस समय वह किसके हाथों में थी? वास्तविक शक्ति रामराय के हाथों में रही। ठीक है। 1565 में सदाशिव राय के समय तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसको हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं, तांगड़ी का युद्ध कहते हैं और तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। राक्षसी और तांगड़ी के बीच यह जगह स्थित है, इसलिए इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। 1565 इसकी डेट है। ठीक है। 23 जनवरी सन 1565 को यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। बहुत ही पैट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है और यही पूछा गया है कि विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? रामराय कर रहा था। अब देखते हैं एक्शन में क्या हुआ। दक्षिण के जितने भी राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, यह सब विजयनगर की बढ़ती शक्ति को देख के इतने आशंकित हो गए थे कि इन लोगों ने अपनी सारी दुश्मनी भुलाकर एकजुट होकर क्या बनाया? एक गुट बनाया, जिसमें अहमदनगर ने सबसे पहले पहल की। बीजापुर भी था, गोलकुंडा भी था, बीदर भी था। इसमें बरार शामिल नहीं था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बरार और अहमदनगर के बीच में एक टकरार थी, युद्ध, मतलब आपस में इन लोगों के बीच में, ठीक है, पारस्परिक गोलकुंडा और बरार के बीच में एक अच्छे संबंध नहीं थे, तो इसलिए गोलकुंडा और बरार के बीच में अच्छे संबंध न होने के कारण बरार इस गुट में शामिल नहीं हुआ। 5 राज्य थे दक्षिण भारत के, लेकिन 4 ही शामिल हुए। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि बरार इसमें शामिल नहीं हुआ, बाकी सब हुए थे। तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध जो होता है, इसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इन सब ने एक गुट बनाया और इस गुट ने मिलकर क्या किया? विजयनगर के ऊपर हमला किया, क्योंकि अब विजयनगर की बढ़ती शक्ति से इतने आशंकित हो गए थे कि इनको अपनी जो शासन था, सत्ता थी, उस पर खतरा महसूस होने लगा। ठीक है। तो इस प्रकार से विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? रामराय कर रहा था। सेवेल नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है। उस व्यक्ति ने एक किताब लिखी है, द फॉरगटन एम्पायर, और उस किताब में उसने विजयनगर के बारे में बहुत वर्णन किया है और यह इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। मतलब वो कहता है कि मैंने यह युद्ध अपने आंखों से देखा है, और इस प्रकार से वो कहता है कि युद्ध होने के बाद लगभग 5 महीने तक विजयनगर को, साम्राज्य को चैन नहीं आया। विजयनगर में 5 महीने तक लूट पाट मस्ती रही। सब ने विजयनगर के साम्राज्य को क्या किया? विजयनगर को लूटा और अपने में आपस में बांट लिया और इस प्रकार विजयनगर का अंत कर दिया। विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ? जब विजयनगर तालीकोटा का युद्ध होता है, तो तिरुमल ने सदाशिव, जो रामराय का भाई था तिरुमल ने क्या किया? सदाशिव को लेकर वो पेनकुंडा आ गया और वहाँ उसने चतुर्थ राजवंश, अरविडु राजवंश की स्थापना की सन 1570 में। अब उसने क्या किया? गद्दी से उतारकर तिरुमल खुद विजयनगर का चतुर्थ राजवंश अरविडु वंश की स्थापना कर अपने गद्दी पर बैठा। तो तिरुमल ने इस वंश की स्थापना की, अरविडु वंश की। ठीक। इसने पेनकुंडा को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि विजयनगर तो पूर्णतः से समाप्त कर दिया गया था। वेंकट द्वितीय इसका एक शासन हुआ 1610 ईस्वी में। उसने डचों को पुलिकट में कारखाना खोलने की अनुमति दी, इसी अरविडु वंश का था। वेंकट द्वितीय ने ही स्पेन के जो राजा था उस समय, फिलिप्स III से पत्र व्यवहार किया, उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाए डचों के साथ। 1612 ईस्वी में वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना भी इसी समय की। मैसूर हम पढ़ेंगे आगे, जो हम पढ़ते हैं आपका मैसूर राज्य पढ़ेंगे अंग्रेजों के ज़माने में। ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला। तो वाडियार नाम के व्यक्ति ने ही उस समय मैसूर राज्य की स्थापना की, क्योंकि उसने देखा कि विजयनगर साम्राज्य टूट चुका है, खत्म हो चुका है, तो आसपास के प्रांतीय शासकों ने अपने को स्वतंत्र कर दिया। तो श्रीरंग तृतीय जो था वो अरविडु वंश का भी अंतिम शासक था और विजयनगर साम्राज्य का भी अंतिम शासक था, और इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश अरविडु वंश और उसका अंतिम शासक जो था वो कौन सा? श्रीरंग तृतीय था। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। विजयनगर साम्राज्य के कुछ महत्तम शासकों के बारे में हमने पढ़ा। ये